आज है 29 अप्रैल बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम चर्चा करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों को हमारे संवैधानिक भाईचारे के खिलाफ बताया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की प्राथमिकताओं पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल और असम सहित 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं, जो कहीं सत्ता की वापसी तो कहीं बड़े उलटफेर का संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर भी रोशनी डालेंगे कि कैसे भारत में हॉट फेलियर जैसी बीमारियां हर 8 मिनट में एक परिवार को अपनी संपत्ति बेचने पर मजबूर कर रही हैं। साथ ही चर्चा करेंगे ईरान पर ट्रंप की सख्त नौसैनिक नाकेबंदी और राहुल गांधी के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर लगाए गए गंभीर आरोपों की। अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों और अफवाह फैलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। कृष्णदास राजगोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हेट स्पीच हम बनाम वे की खतरनाक मानसिकता से पैदा होती है। कोर्ट ने साफ किया कि यह समाज के भाईचारे को दूषित करती है और वसुधैव कुटुंबकम के हमारे प्राचीन सभ्यतागत लोकाचार के खिलाफ है। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर नया कानून बनाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मौजूदा कानूनों का खराब प्रवर्तन ही हेट क्राइम्स की मुख्य वजह है। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि नफरत भरे भाषण की शिकायत मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इसके लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है। इशिता मिश्रा की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने हैरानी जताई कि आयोग उन मामलों में दखल दे रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, जबकि वह अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर मौन है। यह मामला उत्तर प्रदेश के 558 मदरसों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा की जांच से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं जैसे मामलों को हाई कोर्ट में जनहित याचिका के जरिए उठाया जाना चाहिए, न कि मानवाधिकार आयोग में। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आयोग को नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता और विजिलेटिव हिंसा जैसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल और असम सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। द हिंदू ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक इन सर्वेक्षणों में असम में भाजपा की प्रचंड जीत और पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी पर भाजपा की बढ़त का अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु में डीएमके सरकार की वापसी की संभावना है, जबकि केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। पुडुचेरी में एनडीए सरकार की वापसी के संकेत हैं। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड 91% से अधिक मतदान हुआ है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने याद दिलाया कि 2021 के एग्जिट पोल बंगाल के मामले में पूरी तरह गलत साबित हुए थे, इसलिए असली तस्वीर 4 मई को मतगणना के दिन ही साफ होगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान एक बड़ा विवाद मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर खड़ा हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन कॉलम में योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि स्पेशल इम्पेडिमेंट रिमूवल यानी एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। यादव के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया भाजपा द्वारा डिजाइन की गई और चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई थी ताकि चुनावी बाधाओं को दूर किया जा सके। रिपोर्ट बताती है कि करीब 27 लाख अतिरिक्त नाम हटाए गए हैं, जिनमें से 2/3 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। सबर इंस्टीट्यूट के विश्लेषण के मुताबिक इनमें से कई लोगों के पास वैध दस्तावेज मौजूद थे, फिर भी उन्हें मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की गई है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते खर्च पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। साउथ फर्स्ट में सुमित झा की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर 8 मिनट में एक परिवार को हार्ट फेलियर के इलाज के लिए अपनी जमीन या सोना बेचना पड़ता है। ग्लोबल हार्ट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार एक मरीज का सालाना इलाज खर्च उसकी औसत वार्षिक आय से भी अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाज के कुल खर्च का 92% से ज़्यादा हिस्सा मरीजों को अपनी जेब से देना पड़ता है। बीमा होने के बावजूद कई परिवार वित्तीय तबाही का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ओपीडी और दवाओं का खर्च अक्सर कवर नहीं होता। ग्रामीण इलाकों में ये स्थिति और भी गंभीर है, जहां आय कम और इलाज का बोझ बहुत ज़्यादा है। तेलंगाना के हालिया जाति सर्वे ने गरीबी और जाति के बीच के गहरे संबंध को एक बार फिर उजागर किया है। पत्रकार सुमित झा ने हरकारा डीप डाइव में बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोग सामान्य वर्ग की तुलना में 3 गुना अधिक पिछड़े हैं। सर्वे के मुताबिक इन समुदायों के परिवारों को इलाज के लिए सामान्य वर्ग की तुलना में 4 गुना ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है।
रिपोर्ट ये भी बताती है कि अमीर और ऊंची जाति के लोग बेहतर शिक्षा के लिए अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का रुख कर रहे हैं, जबकि गरीब तबके के लोग खाड़ी देशों में मजदूरी के लिए जाने को मजबूर हैं। ये डेटा दिखाता है कि केवल योजनाएं बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक सीधी मदद पहुंचाना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक रावेट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें परमाणु वार्ता शुरू करने के बदले नाकेबंदी हटाने की बात कही गई थी। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि जब तक नया परमाणु समझौता नहीं होता, तब तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि नाकेबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी है क्योंकि इससे ईरान का आर्थिक दम घुट रहा है। दूसरी ओर, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी नाकेबंदी जल्द खत्म नहीं हुई, तो वे इसका व्यावहारिक और अभूतपूर्व कार्रवाई के साथ जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंडमान के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एक उद्योगपति के फायदे के लिए 160 वर्ग किलोमीटर के वर्षावनों को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने इस परियोजना को विकास की भाषा में लिपटा विनाश करार दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि यहां लाखों पेड़ों को काटने की तैयारी है, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदायों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस द्वीप पर रहने वाले लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी राय को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का वादा किया है। बंगाली कामगारों के अपने राज्य लौटने की वजह से भारत के बड़े महानगरों में घरेलू सहायकों की भारी किल्लत हो गई है। द टेलीग्राफ में परन बालकृष्णन की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल चुनाव में वोट डालने और वोटर लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए लाखों की संख्या में मेड, रसोइये और ड्राइवर अपने घर लौट गए हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में दिख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कई कामगारों को डर था कि स्पेशल रोल ऑब्जर्वर की सख्ती की वजह से कहीं उनका नाम मतदाता सूची से न कट जाए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन यह स्थिति शहरी मध्यम वर्ग की प्रवासी श्रमिकों पर निर्भरता को भी साफ तौर पर दिखाती है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला शराब कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड को दी गई कथित अवैध राहत से जुड़ा है। कार्ति चिदंबरम ने इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस शर्मा ने पहले भी चीनी वीजा घोटाला मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया था। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर पक्षपात के आरोप लगाए थे, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया था। अब कार्ति चिदंबरम के इस मामले की सुनवाई जुलाई में दूसरी पीठ द्वारा की जाएगी। अंत में, ममता बनर्जी और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाले एक अपमानजनक मीम को लेकर देश भर में आक्रोश है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक 1800 से अधिक कलाकारों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के सदस्यों ने इस मीम की कड़ी निंदा की है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसे हिंसक, महिला विरोधी और नफरत फैलाने वाला बताया है। उन्होंने न्यायपालिका से अपील की है कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता बनाए रखने के लिए इस तरह की घटिया हरकतों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के कृत्य भारतीय राजनीति की गरिमा को गिराते हैं और समाज में नफरत का जहर घोलते हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।